नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए अमलेंदु अस्थाना का। आज हम उस गांव के लड़के से मुखातिब होने जा रहे हैं जो गांव की पूरी ताजगी, उसकी मुस्कान, उसकी हरियाली और उसका भोलापन समेटकर शहर में दाखिल होता है और शुमार हो जाता है शहर में। और ये शुमार माशाअल्लाह उनकी सूरत और तो है ही, लेकिन ये शुमार जो होते हैं वो शब्दों के जरिए ये वो सुर्खियां बटोरते हैं। और ये जो लड़का है गांव का, ये भोला सा लड़का, ये बिहार के उस गांव से आता है और देश के विभिन्न हिस्सों में कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करता है और बिहार की मिट्टी का तिलक भारत मां के माथे पे लगाता है। आज हम उन्हीं लड़के संजीव मुकेश जी का स्वागत करते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका ये सफर, उनकी यात्रा कब और कैसे शुरू हुई। बहुत बहुत स्वागत है संजीव मुकेश जी। गांव के लड़का के नाम से आप शुमार हैं, आप विख्यात हो रहे हैं, आप सुर्खियां बटोर रहे हैं। हम गौरवान्वित हो रहे हैं बिहारी के नाते, और समग्रता में हमारे बिहार के की आत्मा में जो एक भारत आपके अंदर धड़कता है, उसको लेकर कुछ बातें करते हैं। कविता का ये सफर कब और कैसे शुरू हुआ? ये एक ऐसा सवाल, कविता माँ शारदे की देन और मेरा जो घर का माहौल रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी, उन तक मेरा प्रणाम पहुंचे, अभी वो देखेंगे भी उसको और वो खुश भी होते हैं। मेरे घर का माहौल, मेरे पिताजी कविताएं लिखते हैं। वो खासकर मगही के एक बहुत वरिष्ठ और प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी कई रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भी जाती हैं पाठ्यक्रम में। तो घर का जो माहौल था जी, उससे कविता लिखने की प्रेरणा मिली। और जब सबको पता है कि जो कविता लेखन है वो एक ईश्वरीय गुण है, वो आप कहीं से सीख नहीं पाते हैं, वो अपने आप उतरना शुरू होता है। तो ईश्वरीय गुण है और लिखना शुरू किया। जी, मैं ये सोच भी रहा था कि आप कंप्यूटर के छात्र रहे हैं, तो ये जो कविताओं का सॉफ्टवेयर है, ये कहाँ से कैसे डाउनलोड हुआ, इस रहस्योद्घाटन के लिए बहुत बहुत आभार। एक बार चाचा जी का नाम मुझे बताइए, जो मगही के विख्यात साहित्यकार हैं। मेरे पिताजी उमेश प्रसाद उमेश के नाम से जाने जाते हैं और उनकी बहुत चर्चित पुस्तक है मगह के माटी। और मगह के माटी जो पुस्तक है, उसमें उनकी 105 रचनाएं मगही की है, जो गीत और अन्य विधाओं में भी उसमें है, और वो काफी चर्चित किताब रही है। जी, अच्छा, मैं यूं कहूं कि जब आप मतलब अपने बचपन के नटखटपन से थोड़े से होशमंद हुए हों, तो पिताजी की वो कौन सी कविता थी जिसने आपको बहुत प्रभावित की? जब मैं कविता लिखने लगा, ऐसे उनकी कविताएं तो लगातार, चूंकि घर का माहौल ऐसा रहा कि पिताजी कभी सम्मेलनों में जाया करते थे और मेरे घर में वो सारे कवि, रात्रि विश्राम मेरे घर में उनका होता था। माँ उनके लिए खाना बनाती थी और उसके बाद जो बैठकी, तो मैं घर का अकेला लड़का हूँ, तो और एक सानिध्य भी पिताजी का हमेशा मिला, तो उनसे सुनता पढ़ता रहा। उनकी रचनाएं भी कई बार मैंने अपने स्कूल में उनकी रचनाएं पढ़ी और जिसमें मैंने पुरस्कार भी जीता। तो उनकी जो सबसे चर्चित, जो मैं मगह की माटी कह रहा था, कि मगह के माटी में लह लह धान है, सुना गोरिया जेकर नाम ही मगही पान है, सुना गोरिया, वो अभी भी जुबान पे लोगों के। हाँ, काफी रिदम और लय है इसमें। तो आपने सबसे पहले मगही में लिखना आरंभ किया या हिंदी में आपने कविता लिखनी शुरू की? नहीं, मतलब चूंकि जो फ्लो आप अभी भी मेरी रचनाओं में देखते होंगे, तो मेरी हिंदी की रचनाओं में भी मगही के शब्द जरूर मिलते हैं, गांव के शब्द जरूर मिलते हैं। तो मैं प्रारंभिक, जो सबसे पहली रचना आप कहें मेरी, तो वो मैंने मगही में ही लिखा है। अच्छा, वो उम्र क्या रही होगी आपकी और किस क्लास में होंगे जब आपने? मैं 7वीं 8वीं, अभी भी मेरे पास वो डायरी है जिसमें डेट भी लिखा हुआ है। तो 7वीं 8वीं में मैं पढ़ता था और उस समय मैंने कई रचनाएं लिखी थी।
जिसमें अब जब मैं देखता हूँ, उस समय मेरी रचनाएं वो मुझे पसंद थी, लेकिन अब उसमें टूटी फूटी कई सारे उसमें अवगुण भी नजर आते हैं, जिसको लेकिन मैं जब अभी अपनी पुस्तक प्रकाशित करूंगा तो उन रचनाओं को मैं चाहता हूं कि यथा अभी जो है जिस स्थिति में, मैं उस डेट के साथ उसको प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा कि मैंने जो पहली रचना लिखी वो किस रूप में और अब मैं क्या लिख पा रहा हूँ। हाँ, बेहतर है ये सफर और लोगों के सामने आए कि आपने कैसे शुरुआत की। पहली जो रचना आपने लिखी, वो क्या आप माँ को सुनाए या पिताजी को सुनाए या सबके सामने, कहा? नहीं, मैंने लिखा था उसको, उसका नाम था माई के अचरा। माई के अचरा, तो माई के अचरा मैंने सबसे पहली वो कविता मगही में लिखी थी। और मैं इसके पहले व्यंग लिखा करता था, और उसी मतलब जो मेरी शुरुआत भी हुई ना, तो उसी कविता से हुई कि अपन माई के अचरा के नेलोर तनिको ताका है, और देखा कलुआ अपन माई के बात बात पर डांटा है। तो यही से शुरुआत हुई, और वो मैंने मेरे घर में गोष्ठियां होती थी, जब तो गोष्ठी में मैंने पहली बार पढ़ा था। जी, अच्छा। और मगही के और कवियों में अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार में किस किस ने आपको प्रभावित किया, तो मगही कबीर के नाम से जाने जाते हैं मथुरा प्रसाद नबीन जी। उनकी रचनाएं अभी भी जब आप पढ़ेंगे तो आप अद्भुत आपको लगेगा उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद। योगेश्वर प्रसाद सिंह योगेश, जो अब यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं मोच, ये बात मोच के मत पूछा एकर में बड़ी बखेड़ा है, जे हमरा दन निता के है वो बाकी लपट लंगेड़ा है। तो इस तरह की रचनाएं मतलब मैंने, और कहते हैं ना कि जिस माहौल में आप रहते हैं तो आप बात एक बार फिर से दोहराइए। हर भाषा का अपना सौंदर्य है, उसका अपना लय है। ये मूछ वाली और वो जो माई के अचरा आपने पढ़ी, ये कमाल की कविता है, इसका अपना सौंदर्य बोध है। मैं बताऊं कि मूछ वाली जो रचना है वो योगेश्वर प्रसाद जी योगेश जी की है, और बहुत चर्चित। वो खुद भी बहुत बड़ी मूछ रखते थे, और उन्होंने मूछ पे मतलब इतनी बड़ी कविता है उनकी, ये बात मोच के मत पूछा एकरा में बड़ी बखेड़ा हो, जे हमरा दन्ने ताका है वो बरका लपट लंगेड़ा है। मतलब ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने उसमें डाला। तो और मेरा ये गौरव है, मैं अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और ये सौभाग्य समझता हूँ कि उन लोगों को मैंने उनके पैर दबाए हैं, मेरे घर में रुके हैं, उनके पसंद का खाना उनके घर से आने से पहले वो कहते थे, भाई देख आ रहा लियो, भिंडी की भुंजिया बन गई है। तो मतलब उस तरह की चीजें अपना तो हाँ, भिंडी की भुजिया बन गई है, हम फलना चीज नहीं खाए वो समझ लिया ना, तो जी समझ के लिए। तो अभी भी, और ये जो अपनी भाषा अपनी मिठास है, अभी भी जब मैं बहुत अपने प्रिय लोगों को मैं फोन करता हूँ, बल्कि वो मेरे गुरु हों, मेरे संजीव जी, अगर मैं ये बात पूछूं कि क्या लय है, और जो आपने कविता आपने सुनाई मगही की, क्या बात है जो मगही साहित्य जो है अभी मतलब उतने पहचान में, जो पहचान इसको मिलनी चाहिए इस भाषा को, वो शायद 8वीं अनुसूची में भी ये भाषा अभी शामिल नहीं है। तो ये क्या वजह है कि ये एकजुटता के ना होकर के ये बिखराव साहित्य में आ गया? एक तो मेरा पहले मानना है कि समय सबसे बड़ा मूल्यवान होता है, और समय का एक चक्र चलता है। मगही एक समय अपने उत्तुंग शिखर पे ये भाषा थी, और जैसे जैसे समय बदला अन्य भाषाएं साथ में आई, और वो आपने कहा एक बिखराव, ये निसंदेह ये एक बड़ा कारण है कि हम बिखरे हुए हैं। और बीच में जब समय बदला, बाजारवाद जब हावी हो गया किसी भी भाषा और किसी भी बोली पे, तो जहां बाजारवाद आएगा वहां हम थोड़ा सा, और दिखावापन, आजकल दिखावापन आ गया, हमें दिमागी में बात करना शुरू करने लगा, लगता है पढ़ा लिखा नहीं है कि। तो मैंने एक बात कही भी थी, जब विश्व पुस्तक मेला में पहली बार मगही को शामिल किया गया, एक कविता कोश, आप जानते हैं कविता कोश के कार्यक्रम में, जिसमें अन्य भाषाओं के साथ मगही भाषा को शामिल किया गया, और उस भाषा में मुझे आमंत्रित किया गया कुछ कहने के लिए। मैंने वहां एक लाइन कही थी कि देसी मुर्गी बिलायती बोल के चक्कर में पिछड़ रहा है मगही। यानी हम क्या है कि आदमी देसी हैं, लेकिन हम अपने आप को बिलायती दिखाना चाह रहे हैं अपने आप को। तो ये एक बड़ा अजीब सा मतलब दिखावापन आ गया हमारे जीवन में, आपके जीवन में। तो ये एक बड़ा कारण है भाषाओं के। जी जी, आप सही कह रहे हैं, और ये महसूस भी मैं करता हूँ। बल्कि बिहार में तो 4 कोस पे वाणी बदले 8 कोस पे पानी, ये कहावत है। और बिहार तो भाषाओं के मामले में
मैथिली है, मगही है, अंगिका है, बज्जिका है, भोजपुरी है। इन तमाम भाषाओं में भोजपुरी में कुछ जो उसका भी सौंदर्य, उसका जो असली साहित्य है वो गौण हो गया, और जो अश्लील साहित्य है वो हावी है, जिसके लिए कुछ लोग प्रयासरत हैं कि इसकी सफाई की जाए। बतौर बिहार इतनी समृद्ध भाषा की नगरी और साहित्य की नगरी, तो हिंदी की तरफ आपका कब कैसे रुझान हुआ? एक बड़ा मतलब ये रोचक प्रश्न है। मैं सरकारी सेवा में हूँ, आपको भी पता है। मैं देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय, मैं कहूँ कि विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको इग्नू के नाम से जाना जाता है, मैं वहाँ कार्यरत भी हूँ। और मैं पोस्टेड भी रहा बिहार में। बिहार में पोस्टिंग के दरमियान मेरे पास थोड़ा सा समय कम था, क्योंकि मैं ऐसे पद पे था और ऐसे विभाग में था जहाँ समय का थोड़ा अभाव होता था। बाद में समय का चक्र, जो मैं बार बार कहता हूँ कि समय और उन्होंने जो लिखा है उसके हिसाब से किसी कारण बस मुझे मौका मिला, तो मैंने दिल्ली हेडक्वार्टर को चुना। और वहां आने के बाद कुछ ऐसे मित्र मिले जिनके माध्यम से मैं मंच की तरफ बढ़ा। और जब मंच पे आप जाते हैं, जब आप राष्ट्रीय फलक पे जाते हैं, तो ये एक चुनौती रहती है कि आप ऐसी भाषा या ऐसी कविता का वाचन करें जो सामने वालों को पसंद आए या वो लोग उससे कनेक्ट करें। तो मैंने इसका रास्ता चुना कि मगही की बात तो करनी है, तो मगही की बात करनी है तो कैसे करें, क्योंकि मगही के शब्द, क्योंकि किसी भी भाषा में उसके शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द जब आप बात करेंगे तो शब्द की बात लोग करना शुरू करेंगे और उस शब्द का मूल जानना चाहेंगे। तो मैंने अपने हिंदी गीतों में, हिंदी की कविताओं में मैंने मगही के शब्द का समावेश करना शुरू किया। और वहां से मैंने सोचा कि यदि मगही माँ को हर जगह पहुंचाना है तो इसका एक मुझे जो माध्यम समझ में आया, जैसे कहते हुए हैं कि हिंदी मतलब और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं, उस तरह उसमें आपने मगही को भी जोड़ दिया कि आप जब यदि लोगों तक आप कोई भाषा पहुंचाना चाहेंगे यार, तो भाषा पहुंचाने के लिए आपको उसको शब्द पहुंचाने होंगे। मैं जो समझ पाया, तो शब्द पहुंचाने के लिए डायरेक्ट यदि मगही में मैं कोई बात करूं तो लोग को लगेगा यार ये तो बिहार से आगे अपनी भाषा में सुना रहा है। यदि भोजपुरी में बात करें तो लोग समझ भी लेंगे, लेकिन मगही थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो मैंने वहां पे हिंदी के गीतों में मगही के शब्द, आप जहां भी मेरा देखेंगे तो हर मेरे गीत में कुछ शब्द आपको मिल जाएंगे जो मगही के शब्द होंगे। भाषा का उपनिवेशवाद तो है, वो मैं मैथिली में भी देखता हूँ कि पहले जो मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मैथिली में एक शब्द है कात। तो घास काटने वाली महिलाएं भी जब पहले जाती थी हमारे स्कूल टाइम में, तो कहती थी कि तनी कात भौंक चल। और अब जो भाषाई उपनिवेशवाद है, वो ही महिलाएं, वो बच्चियां अब कहती तनी साइड भौंक चल। तो ये जो भाषा का उपनिवेशवाद है, इसने आंचलिक भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को बहुत हानि और नुकसान पहुंचाया है। इसमें आप बड़ी गहराई से दोनों भाषाओं का सामंजस्य करें। मैं आपका साथ, मैं हमेशा कहता रहता हूं, जो मेरे मित्र हिंदी वाले, मतलब मैं भी तो मैं हिंदी का ही बेटा हूं, लेकिन इंग्लिश की बात लोग करते हैं, तो हिंदी तो एकदम सर्वग्राह्य भाषा है। इंग्लिश को मैं सिर्फ मानता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक भाषा में उसको मानता हूं। लेकिन मैं कई बार बात करता हूं कि जो भाव की भाषा है वो अपनी आपकी मातृभाषा है। यानी यदि उसके एक एक शब्द में आपको भाव दिखेंगे, जैसे मैं सिंपल एक आपके आंतरिक मन का मनोविज्ञान भी स्पष्ट दिखेगा। जैसे मैं बहुत सिंपल एक उदाहरण लोगों को मैं देता हूं कि जैसे आप कादो और कीचड़, तो आप हिंदी में सिर्फ कीचड़, आपको कादो नहीं मिलेगा। कीचड़ यदि आपको मैं लगाऊं और कादो लगाऊं तो आपके मन का मनोभाव क्या हो जाएगा? क्या बात है, बड़ी है ना? तो कादो जैसी मिलाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा वो होली वाला कादो है, यानी मिट्टी को घोलना है और उसको आपके चेहरे पे लगाना है। तो एक लेप, और उसमें आपको एक अंदर मतलब सौंधी सी सुगंध आपको महसूस होगा। लेकिन जैसे ही कीचड़ की बात करेंगे तो लगेगा कि वो यार वो थोड़ा उसमें से मन में आपका वो बदबू थोड़ा, मतलब एक यहाँ किसी ने हाँ किया। हाँ, तो ये फर्क है जो कि ये सिर्फ लोक भाषाओं में है, ये जो भाव है लोक भाषाओं में है। अच्छा, मैं ये संजीव जी, मैं ये बात करूं कि हिंदी में जो कविता आपने लिखी वो कॉलेज में लिखी, कौन सी कविता थी, कब लिखी? हिंदी की कविताएं तो जब मगही में मेरी पहली कविता है, लेकिन हिंदी की कविताएं मैं स्कूल के समय से लिखना शुरू किया। लेकिन उस समय मुझे ना शिल्प पता था, शिल्प तो अभी भी मैं विद्यार्थी हूँ। मेरा तो मानना है कि कविताओं में शिल्प से पहले भाव प्रधान है। भाव अगर आपका सच्चा है तो वो शिल्प गढ़ लेता है, शब्द शिल्प गढ़ लेते हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप निसंदेह। और
चूंकि मैं मानता भी हूं कि किसी भी साहित्य में भाव की ही प्रधानता है, क्योंकि मौलिकता आपके भाव में है। बिल्कुल। और जैसे भाव होंगे शब्द तो अनायास उसमें एहसास सच्चा नहीं होगा तो भाव और शब्द सब निखर जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिहार जो साहित्य की का केंद्र भी रहा है, और यहाँ के कवियों में कई कवि हुए, यहाँ के कवियों में कौन कौन से कवि आपको बहुत मुतासिर करते हैं, प्रभावित करते हैं? मतलब कवि तो कई सारे हैं, लेकिन दिनकर, मतलब एक जो भी कविता लिखने वाला व्यक्ति हो, विद्यार्थी हो, दिनकर उनके लिए हमेशा ईश्वर के समान होंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं उनको ईश्वर मानता हूं कविता के क्षेत्र में। अच्छा, ये जो आप कविता मगही में तो लिखते ही थे, वो तो भाव आपका बहुत संजीदा है, हिंदी में भी आप कमाल की कविताएं लिख रहे हैं। एक सवाल मेरे जहन में ये उभरता है कि बिहार से बाहर जब मंचीय कविताओं की शुरुआत आपने की, वो पहला मंचीय प्रस्तुति आपने कहाँ दिया, बिहार में या बिहार से बाहर? नहीं, सबसे पहला जब जो राष्ट्रीय मंचों की बात है तो सबसे पहला जो मैंने मंच पढ़ा है वो मेरठ में पढ़ा है। मेरे एक मित्र हैं, और मैं कहूं कि राष्ट्रीय मंचों पे यानी कविता के मंचों पे मैं लाने का श्रेय उनको देता हूं, डॉक्टर प्रतीक गुप्ता। उन तक ये बात भी पहुंचेगी। वो एक बड़े संस्थान में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, और हम एक किसी कार्यक्रम में मिले थे, मतलब एक कवियों का एक कार्यक्रम होता है, एक बैठक होती है वहां। उन्होंने मेरी कविता वहां सुनी, और उसके बाद हम दोनों का फोन, एक दूसरे को नंबर लिए, उनका एक कॉल आया कि आपको मेरे कार्यक्रम में आना। मैंने कहा भाई मैं तो मंच पे पढ़ता नहीं हूँ। तो नहीं, आपको आना है। और वहां मैंने सबसे पहली बार उनके साथ मेरठ में सबसे पहली बार कविता पढ़ा था। अच्छा, और मेरठ के बाद तो ये सिलसिला बिहार में कहाँ कहाँ मंचीय प्रस्तुति आपने दी है? बिहार में कई महोत्सव, जैसे अभी तुरंत कहें तो अभी थावे महोत्सव, केसरिया महोत्सव, IIT पटना, NIT पटना में कार्यक्रम हमारा होना था, लेकिन किसी कारण से वो चेंजेस, मतलब अभी डेट बदल गया है। तो ऐसे तमाम लगभग बड़े, और कल भी आपने पावर ग्रिड की तरफ से कल दिया, जिसमें सुरेंद्र शर्मा जी, दिनेश बावरा जी, जो इतने बड़े बड़े जो नाम है जिनके साथ आप मंच आपने साझा किया, शंभू शेखर जी। तो इन 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 लोगों से मंच साझा करने में आपका अनुभव कैसा रहा, क्या सीखा आपने, ये मुझे बताइए। यदि आप मंच पे हैं और मंच पे आप प्रस्तुति देते हैं, तो रोज प्रतिदिन आपको इसमें सीखना होता है, अपना बॉडी लैंग्वेज, भाषा, प्रस्तुतिकरण। तो ये तो रोज सीखते हैं, और जितनी बार मैं मानता हूं कि जितने कार्यक्रम को मैं पढ़ता हूं, वो हर कार्यक्रम मेरे लिए कोई ना कोई वर्ग के जैसा होता है, क्लास के जैसा होता है, वर्कशॉप के जैसा होता है। तो ये तो निरंतरता है सीखने की। अच्छा, लगे हाँ, तो ये भी मैं आपसे पूछूं और जानूं कि वो कौन सी कविता है जो हर मंच पे आप गुनगुनाते हो और आपको बेशुमार तालियां मिलती हो, वो मुझे गुनगुना के बताइए। आपने जैसे मेरे परिचय में ही कहा, गांव का लड़का, माँ की कृपा से, क्योंकि कविताएं हमेशा आपके अंदर से निकलती हैं। मैं अपने आप को अभी भी गांव का लड़का ही मानता हूं, बल्कि मैं शहर में रहता हूं, क्योंकि पापी पेट का सवाल है तो शहर में रहना है। तो गांव का लड़का मैं हर जगह पढ़ता हूं, पूरी सीरीज ना पढ़ूं, लेकिन एक कोई ना कोई कविता जरूर पढ़ता हूं जिसमें गांव शब्द हो और गांव के लड़के का शब्द का जिक्र हो, वो मैं जरूर पढ़ता हूं। मैं कल भी मैं जो पढ़ा तो एक पढ़ता हूं जो कि सच्ची पंक्तियां हैं और सब लोग उससे रिलेट करेंगे, कि वो इटली लंदन जाकर मौज मनाते हैं। क्या बात, क्या बात। कि वो इटली लंदन जाकर मौज मनाते हैं, वो गले मिलाते हैं, बिरयानी खाते हैं, माँ भारत का भाल रहे सबसे ऊंचा, गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं, गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं, गांव के लड़के ही सीमा पर जाते हैं। और ये सच्ची पंक्तियां हैं। जितने भी लोग, पता है सबको कि फौज में कौन सा लड़का जाता है। अच्छा, ये गांव के लड़के का जिक्र आया तो मैं पूछूं कि 3-4 साल 5 साल से मैं बड़ी संजीदगी से ये शब्द गूंज रहा है, ये ख्याल कैसे आया कि गांव के लड़के के तौर पे खुद को शुमार किया जाए, पगडंडियों से निकल के शहर की में दाखिल हुआ जाए और गांव को गांव के लड़के के माध्यम से शुमार किया जाए?
तो ऐसा प्रश्न है। ये कभी भी कभी कोई कविता या कोई पंक्ति लिखता है, उसे नहीं पता होता है कि लोगों का प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब पहला मुक्तक मैंने लिखा, गांव का लड़का, और ये उसको मैंने कब लिखा था? ये लगभग 4-5 वर्ष पहले, हाँ, वही मैं मैंने कह रहा हूँ कि 4-5 वर्ष 4-5 पहले, से मैं और उसके बाद से जब मैंने इसको पहली बार मंच पे पढ़ा, तो उसके बाद लोगों का जो प्यार मिला, लोग जो कनेक्ट हुए, इसके बाद मैंने हैशटैग चलाना शुरू किया, गांव का लड़का। और आपको भी पता है कि गांव का लड़का के नाम से फिर हमारा एक मर्चेंडाइज भी शुरू हुआ, गांव का लड़का नाम से टी-शर्ट भी चला, जी, जो जी, खादी जी। मॉल में भी बिका, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। देश भर में इससे कई तस्वीरें आई जिन्होंने ऑनलाइन खरीदा, और मुझे एयरपोर्ट और अन्य जगहों से वो तस्वीरें मुझे अभी भी मिल जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि गांव का लड़का जैसे शब्द आपने गढ़ा, उस पे कविताएं लिखी। आप जब कविता लिखते हैं जी। तो जैसे मैं लिखता हूं तो मैं पहले अपनी धर्मपत्नी को सुनाता हूं, जी। तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले मैं अपनी धर्मपत्नी को सुनाता हूँ, और मैं आपको यहाँ बता भी दूं कि मेरी धर्मपत्नी भी कवित्री हैं। वो मंचों पे नहीं है, वो कविताएं लिखती हैं, और बहुत भावपूर्ण कविताएं लिखती हैं वो। तो और यदि वहां नाम उनका क्या है? मीनाक्षी मुकेश जी। और मैं बताऊं यहाँ कि यदि वो सिग्नल देती हैं कि हाँ ये टिक, मतलब उनसे मैं पहले वो कॉपी समीक्षक हैं। कॉपी चेक करवाता हूँ। यदि डिस्टिंक्शन मिला तो वो मंच पे जाएगा, अदरवाइज वो पुस्तक के लिए कविता रह जाएगी वो। जी। वो बतौर पाठक और समीक्षक वो सबसे अच्छी मैंने जो समीक्षक। गांव की लड़की सीरीज लिखा है वो मतलब गांव की लड़की की हाँ, आपने, हाँ। मतलब गांव के लड़के के बाद जब मैं गांव का लड़का पढ़ना शुरू किया तो कई जगह से उनका ही पहला सवाल था कि गांव का लड़का क्यों, गांव की लड़की क्यों नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गांव की लड़की जो सीरीज मैंने लिखा, तो वो अक्षर से आपको मतलब वो फीलिंग मैंने लिखा है कि मैंने जो फील किया वो मैंने गांव की लड़कियों के लिए लिखा है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी गांव से हूं, मेरी वाइफ भी गांव से है। हम लोगों के रहन सहन देख के आपको नहीं लगा कि हम लोग गांव में पले बड़े लोग हैं, लेकिन मैं बताऊं कि मेरे बचपन से आगे तक की पढ़ाई गांव से हुई है। जी, जी, जी। अच्छा, गांव के स्कूल की तरफ लौटते हैं, आपके बचपन की तरफ लौटते हैं। आप जब डायरी लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे, मगही की कविता लिखा करते थे, और आपके पिताजी इतने बड़े साहित्यकार, उन्होंने बताया हो कि हाँ इस धारा ने इस धारा में कभी मार्गदर्शन कैसे किया हो? नहीं, कभी भी पिताजी ने मतलब इस बात का मुझे गर्व भी है, पिताजी ने कभी किसी चीज के लिए नहीं टोका कि तुमको ये नहीं ये करना है। जी। और आज मैं उसी बात को अपने बच्चों पे भी लागू करता हूँ। मैं कभी भी नहीं कहता तुमको ये करना है, आपकी क्या इच्छा है आप मुझे बताइए, पिता होने के नाते मैं उसमें अपना अक्षर दूंगा। अच्छा, कविताएं जब आप लिखते हैं तो वो दिन का वक्त होता है, रात होता है, कि कभी भी कविताएं उतर आती हैं? कविताएं तो कभी भी उतर आती हैं। वो कभी कभी क्या होता है, आप अखबार पढ़ रहे होते हैं और वहाँ कुछ ऐसे मतलब हालात दिख जाते हैं, कुछ खबरें दिख जाती हैं, और वहां से कविताएं उतर जाती हैं। कई बार आप स्नान कर रहे होते हैं, वहां से भी कुछ चीजें निकल जाती हैं। कई बार वो चीजें हम लिख पाते हैं तो वो तो फिर कविता के रूप में लोगों के सामने आ जाती हैं, और यदि हम भूल जाते हैं तो वो वहीं पे गुम हो जाती है। जी। अच्छा, हाँ, ऐसा कभी हुआ हो कि रात में आप देर रात लौटे हों, खाना खाया हो, और फिर 2-3 ढाई बजे, जैसा कई कवि बताते हैं कि आप कविता लिख रहे हो और पत्नी, आपकी धर्मपत्नी मीनाक्षी जी जाग गई, वो कहीं कि नहीं आपकी तो सेहत खराब हो जाएगी, आप रात में कविता लिख रहे हैं, अभी सुबह लिख लीजिएगा। क्या ऐसा वाक्य होता है कभी? नहीं, इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनको ये पता है, क्योंकि खुद भी वो कवित्री हैं, तो उनको पता है कि भाव का प्रवाह जब होगा कविताएं तभी उतरेंगी। तो कभी भी, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो बिहार की बहुत चर्चित कविता है या गीत कहें उसको, कि चले हम प्रेरित करें बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार का जो थीम सॉन्ग है, तो वो रात में 12:30 बजे मैंने उसको लिखा है। कोविड के समय में मैंने लिखा, और आदरणीय विकास वैभव सर को मैंने वो भेजा। एक बार में उन्होंने मेरे से बहुत बड़ी भूल उसमें क्या हुई, विक्रमशिला दीप्त हो जाए, नालंदा फिर दीप जलाए, तो विक्रमशिला को मैंने वहां पे तक्षशिला लिख दिया था। कि इतनी बड़ी गलती मैंने करी थी। तो उनको जैसे ही मैंने भेजा तो उन्होंने कहा अक्षर सच सच है, सही है, जो मैं चाह रहा था आपने लिख दिया है, लेकिन उसमें से ये शब्द, पाकिस्तान में ये विश्वविद्यालय है आपको यहाँ,
विक्रमशिला, मतलब ये होना चाहिए। फिर मैंने उसको मात्रा के हिसाब से ठीक किया। ये शुभ चिंतकों की ये उन्होंने शुभ चिंतक के तौर पे ये निभाई। अच्छा, मुझे अब आपके जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 2 पुत्र है, और एक अभी 8वीं में है और एक अभी एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है, वो 5th सेमेस्टर में है वो। वाह। तो उनकी क्या साहित्य में रुचि है या मगही भाषा वो बोलते हैं, क्या है? हाँ, इस बात का तो थोड़ा अब गुरूर भी है कि मेरा बड़ा बेटा जो पढ़ा लिखा है वो बड़े संस्थान से पढ़ा लिखा है। दिल्ली के भी बड़े स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई, पटना में भी जब वो पढ़ा तो बड़े स्कूल में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। लेकिन अब वो अपनी माँ से जब बात करता है फोन पे भी, तो उसमें से कुछ शब्द वो मगही के, वो टोन मगही का लाता है। कई बार तो पूरी की पूरी पंक्ति और कई पंक्तियां भी वो मगही में बात करता है। तो ये मुझे सुकून देता है कि जो कहते हैं ना कि कविता भाव के अभाव को दूर करती है। तो घर में चूंकि ये परिवेश है, तो बेटे में वो जो भाव का अभाव है वो दूर होता नजर आ रहा है। अब चलते चलते मैं आपसे ये सवाल करता चलूं कि आज की पीढ़ी भी खूब लिख रही है, जम के लिख रही है युवा पीढ़ी। तो उनको जब आप सुनते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है कि जब वो लिखते हों, जब भाव गढ़ते हों और जब वो मंच पे उसको प्रस्तुत करते हों, किन किन बातों का ख्याल रखें? ये तो एक सवाल है, लेकिन उनमें कितनी संभावनाएं देखते हैं, पहले ये मुझे बताइए। मतलब युवाओं में तो असीम संभावनाएं हैं। अभी बिहार में ही मैं कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत शानदार लिख रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ भी रहे हैं। हम सबका भी दायित्व है कि हम उनको अपने साथ उंगली पकड़ के लेके चलें, क्योंकि कहा भी जाता है कि यदि आप अपनी आगे वाली पीढ़ी को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर बाद में आप को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये हम सबका दायित्व ही बनता है। और शानदार लिख रहे हैं यहाँ तो अभी, मतलब कल भी मैं बैठा था तो एक अमृतेश मिश्रा करके एकदम यूथ हैं, जहानाबाद के हैं, और हम लोग के कार्यक्रम के बाद वो मिलने आए हुए थे। हम लोग गेस्ट हाउस में थे और वहां पे जब हम लोग बैठे तो उनकी कविताएं, उनकी गजलें सुनी हमने, क्या कह रहे हैं, उनके गीत सुने हमने, तो अद्भुत। इसके अलावे उत्कर्ष आनंद भारत, क्या ओज लिखते हैं वो। हमारे समकक्ष जो हमारे साथ हमारे रजत भाई जो हैं, कुमार रजत, चंदन द्विवेदी भाई हैं, हमसे थोड़ा पहले चले आए समीर परिमल जी हैं। तो कई सारे लोग हैं जो अद्भुत लिख रहे हैं। बहुत बहुत आभार संजीव मुकेश जी, आपने इतनी प्यारी बातें, दिल की बातें, मगही की बातें, हिंदी की बातें और अपने मनोभाव की बात आपने की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।